नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो काव्य शास्त्र है उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम का एक पार्ट है, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं। और इससे शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे साहित्य है ये तो पढ़ रहे हो आप लोग, साथ में व्याकरण भी ज़रूर पढ़ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण साहित्य है ना उतना ही महत्वपूर्ण व्याकरण भी है। तो इसलिए ना व्याकरण के जैसे सभी पार्ट अच्छे से देखना। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमारे ख़राब हो जाते हैं और एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है। जो रस संप्रदाय है इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं भरत मुनि हैं। अब जैसे रस संप्रदाय पूछा है, ऐसे और भी संप्रदाय पूछते हैं। जैसे अलंकार संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? भामा। रीति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? कुंतक। ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। औचित्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। ठीक है, क्योंकि ये सभी संप्रदाय हैं, ये 6 संप्रदाय हैं, तो इन संप्रदायों के बारे में एक ना एक एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। जो भरत मुनि है इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। ध्वनिलोक ये आनंदवर्धन का, काव्य प्रकाश मम्मट का है। भरत मुनि का समय क्या माना जाता है? जो भरत मुनि है इनका समय क्या माना जाता है? इनका समय माना जाता है 2री शताब्दी। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? जो भरत मुनि हैं इन्होंने कितने रस माने हैं अपने नाट्यशास्त्र में? तो इन्होंने कितने रस माने हैं? इन्होंने 8 रस माने। इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है? भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। ठीक है, क्यों एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो इन्होंने कौन से रस को नहीं माना? शांत को नहीं माना। और शांत की जो स्थापना करी है वो उद्भट ने की है। ठीक है, और एक इन्होंने स्थायी भाव को मान्यता नहीं दी है अपने में, जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग का द्रा निष्पत्ति। तो ये किसका है? ये भरत मुनि का सूत्र है, लेकिन इसमें इन्होंने स्थायी भाव को मान्यता नहीं दी, क्योंकि ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है कि भरत मुनि ने किसको मान्यता नहीं दी। ठीक है, तो स्थायी भाव को मान्यता नहीं दी इन्होंने। इसमें से रस सूत्र किस आचार्य ने दिया? तो रस सूत्र किसने दिया है? वो जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, तो वो किसने दिया रस सूत्र? भरत मुनि ने। ठीक है, इनमें से असत्य कथन छाटिए। तो असत्य जो है हमें बताना है इसमें से। तो पहले हम सत्य देख लेते हैं। भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, ये सही है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, ये भी सही है। रस का मूल आधार स्थायी भाव है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन हमारा बी ये गलत है। भरत मुनि रस को अस्वाद मानते हैं, ये गलत है हमारा। इनमें से कौन सा आचार्य रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र के व्याख्याता कौन से नहीं है इसमें से? वो है आनंदवर्धन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। कौन से नहीं है? आनंदवर्धन। जो है रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? भट्टलोलट, शंकुक, नायक, अभिनव गुप्त। ठीक है, तो भट्टलोलट, शंकुक इसमें नहीं दिए हुए ऑप्शन में, अभिनव गुप्त और भट्ट नायक ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये 4 व्याख्याता आचार्य हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है इन्होंने। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य हैं। रस सूत्र जो भरत मुनि ने दिया है उसके प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो वो हैं भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद? तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाए। उत्पत्तिवाद ज़्यादातर आता है, आरोपवाद भी कभी कभी आता है। ठीक है, तो वो किसका है? वो है मत भट्टलोलट का। ठीक है, और शंकुक ये है भट्टनायक का भुक्तिवाद, भट्टलोलट
उत्पत्तिवाद, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद, शंकुक, अनुमितिवाद। ठीक है। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता आचार्य हैं। जो साधारणीकरण सिद्धांत है इसका आविष्कारकर्ता आचार्य कौन है? वो है भट्टनायक। लोलट के मत से विभावादि एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? तो जो लोलट हैं उनके मत से विभावादि स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है? वो है उत्पाद उत्पादक संबंध। ऑप्शन बी सही है हमारा। आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है? ये चारों आचार्य हैं, इनके चारों मत देख लेना किस नाम से जाना जाता है, अच्छे से याद कर लेना। और इनके आगे दर्शन भी दे रखे हैं, जैसे मीमांसा, न्याय, साख्य और शैवी किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो इन्हें भी देख लेना क्योंकि इनसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। चित्र तुरंग न्याय, जो चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने की रस्म निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो चित्र तुरंग ये आता है संबंधित आचार्य शंकुक से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि चित्र में जैसे आपने घोड़े को देखा तो बना हुआ, तो उसमें एक फिगर अपने माइंड में ऐसे कर ले कि घोड़ा ऐसा होता है, ऐसे करता है। ठीक है, इस तरह से। शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? शंकुक जो हैं इन्होंने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? संयोग का अर्थ माना है अनुमिति। आगे देखते हैं। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? जो भुक्तिवाद है वो किन का मत है? वो है भट्टनायक का। इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? जो साधारणीकरण है ये सिद्धांत किस आचार्य का है? तो साधारणीकरण जो सिद्धांत है वो है भट्टनायक का है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो ये आचार्य दिए हुए हैं इधर और ये इनके मत हैं। ठीक है, ये देखो लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, लोलट का हो गया। आचार्य शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। भट्टनायक का भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। चारों व्याख्याता आचार्य हैं भरत मुनि के रस सूत्र के ये। ठीक है, और इनके मत हैं ये चारों। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? वो होता है आलम्बन धर्म का। साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है? जो साधारणीकरण है इसका संबंध किस व्यापार से है? वो है भाव तत्व से। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक से जो माना है वो आचार्य ने माना है वो है भट्टनायक। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं। भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है? जो भट्टनायक है इन्होंने रस का स्थान कहाँ माना है? इन्होंने रस का स्थान माना है सहृदय सामाजिक का चित्त। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? जो भट्टनायक हैं इनके भुक्तिवाद का मूल आधार क्या है? ये साख्य दर्शन है। ये चारों दर्शन दे रखे हैं, इसमें एक और नहीं है, ये वेदांत की जगह मीमांसा दर्शन है यहाँ। ठीक है, तो ये चारों जो व्याख्याता आचार्य हैं भरत मुनि के रस सूत्र के उनके दर्शन दे रखे हैं ये। आगे देखते हैं। इनमें से साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो मधुमती भूमिका से किसने की है जो साधारणीकरण की तुलना? वो की है श्याम सुंदर दास जी ने। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है? जो रस है इसे व्यंजना व्यापार किसने कहा है? कहा है अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है? जो अभिनव गुप्त है उनका रस निष्पत्ति संबंधी जो मत है उसको किस नाम से जाना जाता है?
अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत पर आधारित है? तो अभिनव गुप्त का जो रस निष्पत्ति सिद्धांत है वो किस दार्शनिक मत पर आधारित है? वो है शैव दर्शन पर। रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध माना जाता है। जो रस सूत्र है इसमें संयोग का अर्थ क्या है? व्यंग्य व्यंजक संबंध। तो ये माना है अभिनव गुप्त ने। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है, ये भी सही है। रस लोकोत्तर चमत्कार है, ये भी सही है। रस अस्वाद है, ये गलत है। तो ऑप्शन इसमें सी है। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? रस कितने हैं हमारे? 9 हैं। और स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, वैसे तो 11 भी मतलब बुकों में दे रखे हैं रस, लेकिन एग्जाम में कभी भी आए तो 9 पे ही टिक लगाना है। रस हमारे 9 ही हैं अभी तक जो माने जाते हैं एग्जाम में, तो 9 ही माने जाते हैं कि रस हमारे 9 हैं, तो स्थायी भाव भी हमारे 9 हैं। ठीक है, और रस के भेद कितने हैं? रस के मतलब अंग, सॉरी दोस्तों, रस के अंग कितने हैं? 4 है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 रस के अंग हैं। इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो इसमें स्थायी भाव कौन सा नहीं है? हर्ष स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखे स्थायी भाव कौन सा नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। इसमें सात्विक अनुभाव भी दे देते हैं। सात्विक अनुभाव पूछते हैं, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सात्विक अनुभाव दे देंगे या संचारी भाव दे देंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, उन्हें भी अच्छे से देख लेना। सात्विक अनुभाव याद कर लेना, 8 होते हैं वो, और बाकी संचारी भाव 33 होते हैं। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है याद करने में, तो जो कम चीज़ है वो आसानी से याद कर सकते हो। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूचियाँ इन्हें सुमेलित करना है हमें। यह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। उस श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। ठीक है, वियोग श्रृंगार को विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। रौद्र का क्रोध। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो कौन सा रस है जिसे रसराज की संज्ञा दी गई है? वो है श्रृंगार रस। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? जो आलंबन है उसकी चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? विभाव के 2 भेद हैं, कौन से? उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। तो क्या कहा जाता? उद्दीपन। आगे देखते हैं। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? जो आश्रय है उसकी चेष्टाएं किस वर्ग के अंतर्गत आएंगी? वो है अनुभाव के अंतर्गत। आगे देखते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक अनुभाव है, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? अभी मैं आपको बता रही थी पीछे, तो ये 8 मानी गई हैं। ये है स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, बेबरडे, आंसू, प्रलय और कंप, इस तरह से ये 8 हैं। ठीक है, इन्हें याद कर लेना। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। अनुभाव कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? जो भाव का बोध कराते हैं वो कारण क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनुभाव। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो अनुभाव के अंतर्गत नहीं है? वो है गिलानी। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? संचारी भाव कौन सा है इनमें से? संचारी भावों को ही व्यभिचारी भी भाव कहते हैं। तो उपर्युक्त सभी, मतलब इनमें से कौन सा है मैं बताना, तो उपर्युक्त सभी, ये तीनों कैसे हैं? संचारी भाव है।
आगे देखते हैं, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा। जो असूया है वो किस में आएगा, ये आएगा संचारी भावों में। और संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। और रसे बे सहा, ये मतलब कहाँ दी, ये कथन कहाँ मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है रस से संबंधित। ठीक है, रस के क्या है, स्थायी भाव हैं, और कितने स्थायी भाव हैं उन्हें देख लेना, और रस देख लेना। रस के वैसे अगर क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम्पल, तो उन्हें देख के समझ में आ जाता है आसानी से, ऐसा नहीं है, समझ जाते हैं। लेकिन उसमें जैसे संचारी भाव, सात्विक अनुभाव, ये कुछ याद कर लेना, जिससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ये देते तो ऑप्शन में। ठीक है, और विभाव कितने होते हैं, अनुभाव कितने होते हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट हो गया, ऐसे ही लगभग 2-3 पार्ट और बनेंगे इसके। अच्छे क्वेश्चन है ये, इन्हें देख लेना और लगातार मेहनत करते रहो और सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।